Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 4th of July 2021. तो गाइज आज है तारीख 4 जुलाई 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, यहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना और अपनी जितनी भी क्वेरीज है मुझसे आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो। इसका लिंक भी अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलो शुरुआत करते हैं, देखेंगे आज के टॉप न्यूज़ आर्टिकल्स को। जितने भी आर्टिकल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होगा। ज़्यादा आर्टिकल कम टाइम में एकदम सटीक तरीके से डिस्कस करेंगे। तो यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर नीचे की साइड दिख रहा है। अगर आप लोगों ने कल वाला डेली करंट अफेयर का वीडियो देखा है तो इस क्वेश्चन को आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन क्या बोलता है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये जो एनडीएमए बॉडी है, इसके रेफरेंस में ये बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये दो स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, फिर उसके बाद नीचे कुछ आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये जो एनडीएमए है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आती है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है एनडीएमए के, जो कि चेयर करते हैं 9 मेंबर के बोर्ड को। ये आपको ध्यान रखना है। अब बताना यह है कि इन दोनों स्टेटमेंट से कौन सा करेक्ट है। पहला ऑप्शन ये बोलता है क्या पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, बी ऑप्शन ये बोलता है क्या सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी ऑप्शन क्या बोलता है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर डी ऑप्शन ये बोलता है ना ही पहला ना ही दूसरा, कोई सा भी करेक्ट नहीं है। तो सही आंसर सभी लोग को नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है। काफ़ी एक बेहतरीन क्वेश्चन ये हो जाएगा ना। अब जो पहला आर्टिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। ये जीएस पेपर 2 पॉलिटी से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। खासकर जीएस पेपर 2 में बहुत सारे सिलेबस दे रखा है, मतलब पॉइंट्स दे रखे हैं, उसमें से आप लोग फेडरलिज्म हो गया या फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स हो गया, वहां से रिलेट कर सकते हो। अब हो क्या रहा है, तमिलनाडु के अंदर एक कंट्रोवर्सी चल रही है दो शब्दों को लेकर, यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर काफी कंट्रोवर्सी है। अब आप कहोगे ये क्या बोल दिया, बिल्कुल यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एक सा लग रहा होगा, हाँ, लेकिन इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा फर्क है। हुआ क्या है, तमिलनाडु के अंदर जो स्टालिन सरकार है, इनकी सरकार है, यहाँ पर इनका कहना क्या है, इनका यह कहना है कि तमिलनाडु आज से अब क्या करने वाला है, यूनियन गवर्नमेंट शब्द का इस्तेमाल करेगा इंस्टेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्यों किया गया, क्योंकि इनका कहना यह है संविधान को आप ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से छान लो, कहीं पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का इस्तेमाल किया ही नहीं गया है। जो वर्ड यूज हुआ है वो है यूनियन, तो हम लोग भी यूनियन ही बोलने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो आर्टिकल 1 क्लॉज 1 से ही अगर आप लोग देखोगे तो उसमें भी इंडिया लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। वो ये एक यूनियन ऑफ स्टेट है और यूनियन वर्ड का ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। देन उसके बाद जब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, एक तरीके से ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को जब सबमिट किया गया 1948 में, तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे संविधान को डिज़ाइन किया है, ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और इन्होंने भी यहाँ पर कहीं से कहीं तक सेंट्रल गवर्नमेंट का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट का ही इस्तेमाल हुआ है हमारे पूरे संविधान के अंदर। ये आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है और आपको मेंस एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। वो क्या है, आप लोग को ये बताना है यूनियन और सेंटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग देखें, जो भी यहाँ पर इसके अंदर एक्सपर्ट हैं जैसे कि सुभाष कश्यप साहब हो गए, इनका कहना यह है कि जो ये सेंटर है ना, सेंटर का मतलब होता है एक तरीके से सेंट्रलाइजिंग ऑफ पावर, मतलब सारी पावर एक के हाथ में होना। तो ये जो वर्ड है ये बहुत गलत है, इस वजह से यहाँ पर यूनियन का इस्तेमाल होना चाहिए, और हमारे संविधान के अंदर भी दैट इज वाई यूनियन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, और हमने जो है सेंटर का इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, उसके साथ यहाँ पर और क्या बोला गया, इंडिया की बात करें तो इंडिया आपको सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के बारे में देखने को मिलेगा, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं, मतलब कि एक फेडरलिज्म स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा इंडिया का। तो है क्या, अभी फिलहाल यहाँ पे क्या है कि देखो इस कॉन्सेप्ट को बहुत दूर कर देता है ये सेंटर वर्ड, क्योंकि सेंटर वर्ड से मतलब ये आ जाता है कि सारी पावर्स एक के हाथ में दे देना, तो ये बिल्कुल गलत है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर इनके द्वारा ये बोला गया। तो अब है क्या कि एक तरीके से पूरे संविधान में यूनियन वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, तो तमिलनाडु सरकार भी अब यूनियन वर्ड का इस्तेमाल करने वाली है यहाँ पर। ओके, अब आप कहोगे ये जो सेंट्रल वर्ड है, चलो हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहे हैं, तो फिर इससे दिक्कत क्या है।
तो देखो दिक्कत बिल्कुल है। पहली दिक्कत ये होगी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जब हमारा संविधान तैयार किया जा रहा था, जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसने यहाँ पर सीधे सीधे बोल दिया था कि भाई हम लोग यहाँ पर यूनियन का वर्ड का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और पूरे संविधान में सेंट्रल का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ है, मैं बार बार आपको यही बता रहा हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पर डिस्कार्ड कर दी गई थी, किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। तो पहला तो इशू यही है कि अगर आप लोग सेंटर का इस्तेमाल करोगे तो वो तो हमारे संविधान में ही नहीं है, तो आप तो एक तरीके से यहाँ पर संविधान से हटकर चीज़ें आप कह सकते हो डिफाइन कर रहे हो। देन उसके बाद एक दूसरी प्रॉब्लम कॉलोनियल लेगेसी आपको देखने को मिलेगी, यानी कॉलोनियल पीरियड के टाइम से ही अगर हम बात करें तो तब ये सेंट्रल वर्ड का इस्तेमाल होता था। सेंट्रल लॉज हो गया, सेंट्रल लेजिस्लेचर हो गया, तब इन टाइप की चीज़ों का यहाँ पे इस्तेमाल होता था, ठीक है। और वही चीज़ें फिर हम लोग आगे लेते हुए आ गए। देन उसके बाद जो फेडरलिज्म है, इस पूरे आइडिया से आप कह सकते हो कॉन्फ्लिक्शन क्रिएट हो जाता है। मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पे सेंटर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये फेडरलिज्म से, ये जो एक तरीके से जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर, अब फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब स्टेट्स और जो सेंटर है ये दोनों मिलकर काम करते हैं, संघवाद का ढांचा, इसको कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। क्योंकि ये जो सेंटर वर्ड है, इससे क्या होता है? इससे मतलब यह है कि सारी पावर्स एक के हाथ में होना, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज हैं, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे ये प्रतीत होता है कि अगर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं तो इससे ये प्रतीत होता है कि जो सारी पावर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, और जो है जो स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार है, वो सेंट्रल के अधीन है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब मैंने पूरा का पूरा टॉपिक समझा दिया है। अब इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन आप लोगों को ये देखना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में धड़ाधड़ आंसर देने हैं, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे वहाँ पे मैं साथ ही साथ क्वेश्चन भी आपको करवाता रहूँगा, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पाओ। अब हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो कि ये बोलता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट? ए ऑप्शन बोलता है आर्टिकल 1, बी ऑप्शन बोलता है आर्टिकल 10, सी ऑप्शन बोलता है आर्टिकल 8 और डी ऑप्शन बोलता है आर्टिकल 11। सही आंसर नीचे कॉमेंट सेक्शन में फटाफट डाल दो। आते हैं सेकेंड आर्टिकल की तरफ, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में कवर किया जा रहा है। डिस्कशन किया गया है हीट डोम के बारे में। अब ये हीट डोम क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि कनाडा के अंदर ये हीट डोम देखने को मिला है, और कनाडा के अंदर बहुत सारी प्लेसेस ऐसी हैं जहां पर ये जो टेम्परेचर है वो 50% तक क्रॉस कर चुका है, और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी गई है। उसी वजह से ये हीट डोम आप कह सकते हो न्यूज़ में, क्योंकि ये बोला ये जा रहा है कि ये हीट डोम की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। देखो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, डोम। डोम कैसा होता है? ऐसे शेप का होता है, ठीक है। अब ऐसा शेप बन जाना, इसके अंदर गर्म हवा होना, मतलब कि सिंपल सा, इसको हम हीट डोम बोलेंगे। लेकिन अभी हमने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अब हम मतलब कि हमने मतलब समझा है, अब हम समझेंगे कि ये वर्क कैसे करता है, कैसे कैसे काम करता है। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पर आप लोग ये वाला पिक्चर देख पा रहे होंगे हीट डोम का। इसमें आप लोग पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखो अच्छे से। देखो होता क्या है ना, समुद्र लेवल पर हीट डोम कैसे क्रिएट होता है? जो ओशियन है, यानी कि जो समुद्र है, वो गर्म होता है। क्या होता है? सन की रेस पड़ रही है, ठीक है, गर्म होगा, ये गर्म होगा यहाँ से। वो गर्म होने के बाद क्या होगा? जो वार्म एयर है, यानी कि इसकी सतह से गरम गरम हवा बहनी चालू हो जाएगी। जब गरम हवा फ्लो होगी तो वो क्या होगी? गरम हवा पहले तो ऊपर उठेगी। अब ये जब ऊपर उठेगी ना, तो क्या होगा? ऊपर से एक हाई प्रेशर लगेगा। ऊपर से हाई प्रेशर लगकर क्या होगा? ये हवा को वापस से इसके अंदर दबा देगा, ठीक है। हवा में वापस से इसको वापस से नीचे ढकेलेगा, तो एक डोम की शेप में क्रिएट हो जाएगा। अब जो ये डोम है ना, इसके अंदर जो है ये जो हवा है पूरी तरह से स्टोर हो चुकी है। अब यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हायर होगा अगर हम बात करें दूसरी जगह के टेम्परेचर से। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है हीट डोम। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो ये हीट वेव्स क्रिएट होती हैं, इसके पीछे का एक मेन रीज़न जेट स्ट्रीम है। जेट स्ट्रीम की वजह से क्या होता है? ये हवा इसी के अंदर ट्रैप हो जाती है। ऊपर से हाई प्रेशर की जेट स्ट्रीम पड़ती है, और जेट स्ट्रीम की वजह से ये हवा इसके अंदर पूरी तरह से ट्रैप हो जाती है। नाउ क्वेश्चन ये है कि अब यार ये जेट स्ट्रीम क्या होता है? चलो ये भी समझा देता हूँ आपको। नाउ ये वाला पिक्चर देखो आप, जेट स्ट्रीम के लोग समझने के लिए काफ़ी बेस्ट पिक्चर है। होता क्या है? देखो सन की रेस पड़ रही है इक्वेटर पर। ये इक्वेटर है, इक्वेटर पर सन की रेस डायरेक्टली पड़ती है, सभी लोगों को मालूम है। अब यहाँ से क्या होगा? सन की रेस डायरेक्टली पड़ेंगी, समुद्र के ऊपर पड़ेंगे, यहाँ से क्या होगा? गर्म हवा चालू हो जाएगी, ठीक है, वार्म एयर आना चालू हो जाएगी। जब ये वार्म एयर बहेगी, ऊपर की साइड आएगी, तो फिर क्या होगा? ऊपर से फिर से एक हाई प्रेशर लगेगा। हाई प्रेशर लगेगा तो क्या होगा? ये हवा अब दूर तक जाएगी। जैसे पंखा होता है ना, दूर तक हवा फेंकता है पूरे कमरे में चारों तरफ। अब जब ये हवा जाएगी तो ऊपर से प्रेशर लगेगा तो ये दूर तक जाएगी। अब क्या होगा? ये सारे पोल्स तक जाएगी, जैसे कि नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। और आपको मालूम है जो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ये ठंडी जगह है, ये कूलर जगह है। और जो ये एक तरीके से हमारा ये वाला रीजन हो गया ट्रॉपिकल वाला रीजन हो गया। ट्रॉपिकल थोड़े से गर्म जगह होती है, ठीक है। अब क्या होगा? ये हवा यहाँ पे गई, अब ठंडी होकर वापस से लौट कर आएगी, फिर उसके बाद यहाँ से फिर गर्म हो जाएगी, फिर ऐसे चलता रहता है। ये पूरा का पूरा सिनेरियो इस तरीके से चलता रहता है। इसको ही बोलते हैं जेट स्ट्रीम। तो आपको ध्यान रखना है, और इसी की वजह से यहाँ पर ये ट्रैप, जो हवा वगैरह ट्रैप हो जाती है, देन उसकी वजह से यहाँ पे हीट डोम क्रिएट होता है।
नाउ अब कुछ थ्योरी देखते हैं। तो ये जो हीट डोम है ये कैसे अकर होता है, जब एक एटमॉस्फेयर ट्रैप होता है, यानी कि एटमॉस्फेयर ट्रैप होगा, एक ओशन होगा, ओशन में आप कह सकते हो हॉट एयर बहने चालू हो जाएगी और उसके ऊपर फिर एक कैप लग जाएगा, एक लिड की तरह, एक कैप की तरह यहाँ पर एक कवर हो जाएगा और इसके अंदर ये आप कह सकते हो कि पूरी गर्माहट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो एक हीट डोम का कॉन्सेप्ट है। नाउ जो ये फेनोमेनन है ये शुरू होता है ओशन के टेम्परेचर से। जो ओशन का टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, देन उसके बाद जो है यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और कैसे होता है मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर क्या होता है, ओशन का सरफेस बढ़ेगा, ये हवा ऊपर बहेगी, फिर ये कैप्चर हो जाएगी, कैसे कैसे सब सारी चीज़ें वापस से बताई गई हैं। देन उसके बाद क्या है कि अब यहाँ पर क्या होता है, जेट स्ट्रीम्स की वजह से जो है एक पूरा का पूरा डोम क्रिएट हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, जो ये हीट डोम है ये लंबे समय के लिए नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ सप्ताह तक यहाँ पर देखने को मिलता है, 7-8 दिन तक ये हीट डोम रहता है, क्योंकि इसका ज़्यादा पावर जनरेट हो जाती है इसके अंदर, और ज़्यादा पावर जनरेट होने की वजह से क्या होता है, ये बर्स्ट हो जाता है और जितनी भी ये गर्म हवा होती है वो सारी की सारी एयर के अंदर हवा में रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर कोई इतना आप कह सकते हो कि लंबे समय तक नहीं रुकता है, ये थोड़े समय के लिए रहता है। अब यहाँ पे हीट डोम्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। देखो अब हीट डोम के जो इफेक्ट्स है वो उन्हीं लोगों को पता चलेगा जो बिना एसी में रह रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है 50 डिग्री सेल्सियस अगर पहुँच रहा है कहीं पर तो फिर क्या होगा, वहाँ पर एयर कंडीशनर की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता हो जाएगी और बहुत सारे लोग जो बिना एसी के हैं उनको यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। देन उसके बाद यहाँ पर साथ ही साथ जो क्रॉप्स वगैरह हैं, जो फसलें वगैरह हैं, या फिर आप कह सकते हो सूखा पड़ जाता है इस गर्मी की वजह से, वो सारी दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। अब इस टॉपिक के रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन आप लोगों को नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। हाथों हाथ क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, आपको चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। आपको ये बताना है हीट डोम के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि हीट डोम अकर होता है जब एक एटमॉस्फेयर ट्रैप देखने को मिलता है, जहाँ पे हॉट ओशियन एयर लाइक होता है और उसके ऊपर एक लीड और कैप लग जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है ये जो हीट डोम है ये 1 साल तक रहता है, ऐसा है क्या। तो यहाँ पे आपको बताना है, ऑप्शंस आप लोगों को नीचे दे रखे हैं। ए ऑप्शन पहले दोनों स्टेटमेंट में से मतलब कि पहला वाला करेक्ट है या फिर दूसरा वाला करेक्ट है, या फिर कि दोनों ही करेक्ट है, या फिर दोनों में से एक भी करेक्ट नहीं है। सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दो। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 3 की तरफ। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिस्कशन किया गया है अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, जिसको AGNIFM बोला जाता है। नाउ हुआ क्या है, न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये AGNIFM ने आप कह सकते हो कि साइन कर लिया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके साथ, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन करी है इस माइक्रोसॉफ्ट के साथ। और अब ये क्या होगा, ये दोनों मिलकर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वर्क करने वाले हैं, तो उसी को लेकर चर्चा है। तो अरुण जेटली जी के बारे में आपको मालूम होगा, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे व्यक्ति थे, फिलहाल इनकी डेथ हो गई है, तो आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। नाउ अब क्या है, ये जो कोलेब्रेशन है, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इससे क्या होगा और ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वर्क किया जा सकता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा और खासकर जो आने वाला टाइम का भविष्य का जो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट है उसको एक अच्छी तरीके से हम लोग शेप दे सकते हैं। नाउ ये जो अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। आपको ध्यान देना है क्या है, ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जिसको जो कि किस लिए काम करता है, प्रोफेशनल्स को बिल्ड करने के लिए काम करता है, उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए काम करता है, खासकर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, पब्लिक पॉलिसी में, यानी फाइनेंस को मैनेज करने के लिए यहाँ पे वर्क किया जाता है। ऑब्वियसली बात है, अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो इन्हीं के आप कह सकते हो ऊपर ये नाम रखा गया है, ताकि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है कंट्री का उसको अच्छी तरीके से किया जा सके। नाउ ये जो AGNIFM है, इसको सेटअप किया गया था 1993 में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसको आप कह सकते हो एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर रखा गया, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नाउ अब इस पूरे टॉपिक के रिगार्डिंग आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को स्क्रीन पर नीचे की साइड दिख रहा होगा। आपको ये बताना है ये जो AGNIFM है, अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 2 स्टेटमेंट्स आपको ये दिए गए हैं, इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ो अच्छे से। मैंने भी आपको बता दिया, मैं यहाँ पे वापस से बोलने वाला नहीं हूँ स्टेटमेंट्स को, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, दोनों ही सही है या फिर दोनों में से कोई भी सही नहीं है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ आते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करी गई है ग्लेशियल लेक एटलस ऑफ गंगा रिवर बेसिन के बारे में। अब ये ग्लेशियल लेक एटलस क्या है, तो हुआ क्या है, जो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रेजुविनेशन, इन लोगों ने मिलकर ग्लेशियल लेक एटलस ऑफ गंगा बेसिन को लॉन्च कर दिया है। अब यहाँ पे जो गंगा बेसिन है खासकर, उसके ऊपर कौन कौन सी ग्लेशियर लैक हैं, कौन कौन सी यहाँ पे झीलें हैं, ग्लेशियर लैक हैं, ठीक है, उसका पूरा का पूरा एटलस लाया गया है। अब जो एटलस है कहाँ पे मिलेगा आपको, एटलस आपको मिलेगा भुवन पोर्टल पर, ठीक है। भुवन पोर्टल सर्च करना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा।
उस भुवन पोर्टल पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। भुवन पोर्टल के बारे में आगे भी डिस्कशन है, एक आर्टिकल भुवन पोर्टल के ऊपर भी है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे, आप कह सकते हो, ग्लेशियर लेक के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब कहोगे कि इससे होगा क्या, ठीक है, चलो हमें पता चल जाएगा, हाँ यहाँ पर ग्लेशियर लेक है ये सारी। अब मैं एक चीज़ ये भी बता दूँ, ये किस मदद से करी गई है, ये सैटेलाइट की मदद से जो है इस ग्लेशियर लेक की इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। अब क्या है कि सारी ग्लेशियर लेक बहुत हैं, लाखों में है, ठीक है। अब क्या है, सारी हैं इसके अंदर तो बिल्कुल नहीं है, थोड़ी बहुत आपको ग्लेशियर लेक्स देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी यहाँ पे बोली गई हैं, तो आपको ये देखना है। सबसे पहले तो जो ये एटलस है, ये आपको एक पूरा का पूरा कॉम्प्रहेंसिव वे में समझाने वाला है। जो ये ग्लेशियर लेक है गंगा रिवर बेसिन के ऊपर, ये उसी आप कह सकते हो कि ग्लेशियर लेक को काउंट किया गया है जिसका जो साइज़ है वो 0.25 हेक्टेयर से ज़्यादा है, ओके। उसके साथ यहाँ पे क्या होगा, अब क्या होगा, क्लाइमेट चेंज का हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। हम लोग ये देख सकते हैं कि उन ग्लेशियर लेक को हमने अब अच्छे से उसके ऊपर निगरानी रख रखी है। अब उसको चेक करते रहेंगे क्या हो रहा है, उसको एक तरीके से मॉनिटर किया जाएगा बार बार। साइज़ उसका कैसा हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, कम हो रहा है, साइज़ को हम लोग देख के बता सकते हैं कि यहाँ भाई क्लाइमेट कंडीशंस क्या क्या हैं। कोई खतरा होगा तो हम पहले से अर्ली वार्निंग दे सकते हैं, जैसे कि अभी आपको मालूम होगा उत्तराखंड के अंदर ये इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, जो ग्लेशियल आउटबर्स्ट हुआ था। फिलहाल उसको ग्लेशियल आउटबर्स्ट नहीं बोला गया है, उसको एवलांच बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इससे क्या होगा, जो क्लाइमेट वगैरह है उसको हम लोग क्लाइमेट को लेकर काफ़ी सारी स्टडीज़ कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ कर सकते हैं, और कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो उनके ऊपर भी हम लोग ध्यान रख सकते हैं। ये चीज़ होने वाली है, ओके। देन उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल, जहाँ पर डिस्कशन किया गया है IONS के बारे में, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के बारे में। तो ये 7वां एडिशन हुआ है इस सिंपोजियम का। बेसिकली एक ये इवेंट था, ठीक है, बाइनियल इवेंट था, और इसको होस्ट किसने किया है, तो आपको ध्यान रखना है, इसको होस्ट किया है फ्रेंच नेवी के द्वारा। लगभग 28 जून से 1 जुलाई तक ये इवेंट चला है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसके एक नया चेयरमैन आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो एडमायरल करमबीर सिंह जी हैं, ठीक है, हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था वर्चुअली। अब ये जो इवेंट हुआ है इसके अंदर पार्टिसिपेशन किया इन्होंने। अब क्या है मतलब कि वर्चुअली का मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्होंने पार्टिसिपेशन किया, इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन दिया, क्योंकि अभी क्या है ना, इस बॉडी का कोई ना कोई कंट्री चेयरमैन करती है, कोई ना कोई कंट्री होस्ट करती है इस बॉडी को, ठीक है। अब क्या है कि अब कोई बॉडी हट रही है, कोई दूसरी बॉडी यहाँ पे चेयरमैन करेगी, तो क्या है कि किसी बॉडी का टाइम पीरियड पूरा हो रहा है, कोई बॉडी अब दूसरी आके यहाँ पे चेयरमैन करने वाली है, कोई दूसरी कंट्री, सॉरी, तो उसी को लेकर यहाँ पर उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस कराया, बधाइयाँ दी हैं। आगे मैं बताऊँगा कि कौन सी कंट्री यहाँ पर चेयरमैन करने वाली है। नाउ ये जो IONS है, यानी कि इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम है, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये इंडियन नेवी के द्वारा लाया गया था 2008 में। काम क्या है इसका, काम यह है कि जो मैरीटाइम कॉपरेशन है उसको थोड़ा सा बढ़ा देना, यानी कि जो ये इंडियन ओशन रीजन है इसके अंदर आपको जो बहुत सारे लिटोरल स्टेट्स देखने को मिलेंगे, उनकी जो नेवी है, उनकी नेवी के बीच में कॉपरेशन बना के रखना, बातचीत होना, डिस्कशन होना, जो ये मैरीटाइम इश्यूज़ होता है ना, समुद्री से रिलेटेड जो भी यहाँ पर बहुत सारे विवाद होते हैं उनके ऊपर चर्चा करना, ठीक है, उनको अच्छे से समझना, तो ये सब होता है इस इवेंट में, तो आपको ध्यान रखना है। नाउ बात करते हैं चेयरमैनशिप की। तो ये जो आप कह सकते हो IONS की चेयरमैनशिप है, ये सबसे पहली बार आई थी इंडिया के हाथ में। 2008 से लेकर 10 तक इंडिया ने इसको चेयर किया था। UAE ने 2010 से लेकर 12 तक चेयर किया था। साउथ अफ्रीका ने 2012 से लेकर 14 तक चेयर किया। ऑस्ट्रेलिया ने 2014 से लेकर 16 तक चेयर किया। बांग्लादेश ने 16 से 18 और ईरान ने 18 से 21, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब यह क्या है, 21 आ गया, अब यहाँ पर ईरान की चेयरमैनशिप खत्म हो गई। अब नया चेयरमैनशिप कौन कर रहा है, नया चेयरमैनशिप आ चुकी है फ्रांस के हाथ में, और 29 जून 2021 को यहाँ पे चेयरमैनशिप फ्रांस के हाथ में आई, और फ्रांस अब आने वाले 2 साल के लिए ये संभालने वाला है, ओके। ये चीज़ है, ये चीज़ कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नीचे की साइड आपको बताना है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ये लाया गया था इंडियन नेवी के द्वारा 2008 में। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है, दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि यहाँ पर क्या क्या होता है, जैसे कि मैरीटाइम कोऑपरेशन को बढ़ाना, खासकर जो इंडियन ओशन रीजन के लिटोरल स्टेट्स हैं उनके बीच में कोऑपरेशन को इंक्रीज़ करना, क्या ये इसके लिए काम करता है। अब उसके रिगार्डिंग आपको ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, या दोनों ही स्टेटमेंट सही है, या दोनों में से एक भी नहीं, तो आपको यहाँ पर इसका आंसर दे सकते हो। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आते हैं। इसके बारे में द हिंदू में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो यहाँ पर ज़्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। एक ऊपर से मैं आपको बताने वाला हूं। तो UDISA की रिपोर्ट आई है, यानी कि यूनाइटेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस की रिपोर्ट आई है। 2019-20 की रिपोर्ट जारी करी गई, और उसके बाद इन्होंने बताया है कि जो स्कूल का एजुकेशन सिस्टम है इंडिया के अंदर वो क्या है। 2019-20 में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं स्कूल एजुकेशन में वो ज़्यादा हैं, लगभग ये 26.45 करोड़ के आसपास क्रॉस कर चुके हैं इसको, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसको हम कंपेयर करें 2018-19 से, तो
काफ़ी बेहतरीन बात है। उसके बाद एनरोलमेंट रेशो की बात करें, यानी कि कितने कितने लोगों ने अलग अलग लेवल पर एनरोलमेंट हुआ है, तो एनरोलमेंट भी बढ़ा है हर जगह पर, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, चाहे वो सेकेंडरी लेवल हो, चाहे वो हायर सेकेंडरी लेवल हो, सभी जगह पर बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ता हुआ नजर आया है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या है कि देखो, जो दिव्यांग स्टूडेंट्स होते हैं, डिसेबल पर्सन होते हैं, डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं, उनका एनरोलमेंट भी बढ़ा है। अगर हम बात करें 2018-19 से कंपेयर करें तो 2019-20 के अंदर ये एनरोलमेंट भी इंक्रीज हुआ है। उसके बाद 80% से ज़्यादा जो स्कूल्स हैं इंडिया के अंदर, उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी दी गई है, ये भी एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। देन उसके बाद क्या हुआ, ये रिपोर्ट और बताती है जैसे कि बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर कंप्यूटर्स वगैरह बढ़ाए गए हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ स्कूल्स है जहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटीज़ को भी बढ़ाया गया है 2019-20 के अंदर, यानी स्कूल एजुकेशन सिस्टम काफ़ी थोड़ा सा काफ़ी हद तक इंप्रूव हुआ है। उसके बाद लगभग 90% से भी ज़्यादा जो स्कूल्स हैं इंडिया के अंदर, वहाँ पर हैंड वॉश की फैसिलिटी दी गई 2019-20 के अंदर, ये भी एक बहुत बेहतरीन स्टेप आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे डिस्कशन किया गया नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के बारे में। तो ये जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, इन्होंने उद्घाटन कर दिया है एक नए सेंटर ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का। और जो ये हॉर्टिकल्चर बोर्ड है ग्वालियर के अंदर उद्घाटन किया गया है, ठीक है, कहाँ पर, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये आपके एमपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, साथ ही साथ आपका ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ग्वालियर के अंदर ये एनएचबी को खोला गया है। अब ये पहली बात मैं आपको बता दूँ, ये हॉर्टिकल्चर क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे ये बोर्ड क्या काम करता है। तो हॉर्टिकल्चर क्या है, देखो, हॉर्टिकल्चर बेसिकली एक ब्रांच है एग्रीकल्चर का। इसमें क्या होता है, आपको प्लांट्स को कल्चर करना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, देखो, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, प्लांट्स को कल्टीवेट करना, उनका प्रोडक्शन करना, फिर उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर्स, हर्ब्स, ऑर्नामेंटल कुछ भी है उनको बेचना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। उनको उगाने के बाद कल्टीवेशन करना, उगाना, फिर उसके बाद उनको बेचने का काम कर जाता है इस पूरे के पूरे हॉर्टिकल्चर प्रोसेस में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो टर्म है हॉर्टिकल्चर, ये कहाँ से डिराइव हुआ है, तो एक लैटिन वर्ड से आया है जिसको हम लोग हॉर्टस और कल्चरा बोलते थे। हॉर्टस मतलब गार्डन, कल्चरा मतलब कल्टीवेशन, तो इसी के बेसिस पर ये हॉर्टिकल्चर देखने को मिला है। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको कह सकता हूँ कि एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन बन सकता है। अब आपसे पूछा जाए कि एल.एच. बेली साहब, एल.एच. बेली जो हैं, इनको बोला जाता है फादर ऑफ अमेरिकन हॉर्टिकल्चर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, आपसे इंडियन के पूरे बारे में पूछा जाएगा, तो फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर कौन है, इसको आपको याद रखना है, नाम है M.H. मारीगोडा, ठीक है, ये हैं फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं इस नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के बारे में, इसका क्या काम है। देखो, यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि जो है हाईटेक कमर्शियल हॉर्टिकल्चर को थोड़ा सा डेवलप करा जा सके, यानी जो हॉर्टिकल्चर का प्रोसेस है जिसको उगाना, बेचना, इसको थोड़ा सा और ऊपर लेवल पर लेकर जाया जा सके। और ये जो सेंटर्स हैं, ये जो ऑफिसेस हैं, ये आपको कंट्री के अंदर बहुत सारी लोकेशंस पर देखने को मिल पाएंगे, यानी कि पूरे भारत के अंदर बहुत सारे यहाँ पे इसके ऑफिसेस देखने को मिलेंगे जो कि यही काम करते हैं, ठीक है, मॉनिटर करते हैं अलग अलग स्कीम्स को, एक्टिविटीज़ को। और बहुत सारे राज्य जो कि काफ़ी बड़े बड़े हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर आपको एक से ज़्यादा सेंटर या ऑफिस देखने को मिल जाएंगे इनकी ज्योग्राफी की वजह से। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश भी आप कह सकते हो एक सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है कंट्री के अंदर, और वहीं पर ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का उद्घाटन किया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ये जो मध्य प्रदेश है, ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वेजिटेबल्स का पूरे भारत के अंदर, और फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स का। तो यहाँ पर तो काफ़ी ज़रूरी है बॉडी होना। अगर हम बात करें ग्वालियर डिवीजन जो मध्य प्रदेश का है, ये लोकेटेड है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ स्टेट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये ग्वालियर और चंबल डिवीजन है, आप कह सकते हो कि इसको लेकर भी काफ़ी चर्चा करी गई है। ये जो नया सेंटर खोला है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का ग्वालियर के अंदर, यहाँ पे क्या होगा, जो फार्मर्स है लगभग 21 डिस्ट्रिक्ट से जो बिलोंग करते हैं नॉर्दर्न मध्य प्रदेश से, ठीक है, तो यहाँ पर उनको भी बेनिफिट मिलेगा इस स्कीम से। तो मतलब जितने भी लोग हैं आसपास वाले एरिया से भी जो है लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है इस पर्टिकुलर स्कीम से। देन उसके बाद एक आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, न्यूज़ में था, आपको मालूम होगा, जो कि डेज़ के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में जो है डेज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्या है, चार्टर्ड अकाउंट्स डे, यानी कि CA डे मनाया गया है, जो CA बोलते हैं ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, ठीक है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे को सेलिब्रेट किया गया। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या करा, बधाइयाँ दी हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे पर। क्वेश्चन ये है कि ये डे को सेलिब्रेट कब करा गया। इस डे को सेलिब्रेट किया है जुलाई 1 को, आपको ध्यान रखना है 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे इंडिया के अंदर। नाउ जो ये डे है, इसको ऑब्जर्व किया गया है एक तरीके से इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट द फॉर्मेशन ऑफ ICAI, यानी कि जो ये आप कह सकते हो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, जहाँ से CA बनते हैं, ये एक तरीके से इसको बनाया गया था, एक तरीके से जो बॉडी है इसको फॉर्म किया गया था 1 जुलाई 1949 में। तो उसी के बेसिस पे क्या हुआ है, ये हमने 1 जुलाई को सेलिब्रेशन रखा है कि हाँ भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे जो है 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाएगा।
नाउ ये जो ICAI है ये क्या है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये एक नेशनल प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है इंडिया की। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1 जुलाई 1949 में, जैसे कि मैंने आपको बताया। एक स्टैट्यूटरी बॉडी के फॉर्म में इसको बनाया गया था। अब स्टैट्यूटरी बॉडी है तो डेफिनेटली एक एक्ट के माध्यम से आई होगी, बिल्कुल। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के माध्यम से इसको लाया गया था, ताकि जो ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी है उस प्रोफेशन को एक तरीके से पूरी तरह से रेगुलेट कर सके, मॉनिटर कर सके। अब यहाँ पे ICAI एक लाइसेंसिंग और साथ ही साथ रेगुलेटिंग बॉडी, यानी कि लाइसेंस वगैरह भी प्रोवाइड करवाती है और रेगुलेट भी करती है फाइनेंशियल ऑडिट को, या फिर जो अकाउंटेंसी प्रोफेशन है इंडिया के अंदर उसको, ठीक है। यानी अकाउंटेंट्स वगैरह बनना है तो यहाँ पे ICAI का काफ़ी बड़ा रोल हो जाता है। ICAI एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाता है आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट का, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक मेंबर जो है ICAI का वो अपॉइंट किया जा सकता है एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ये भी आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग ध्यान रख सकते हो। फिलहाल ICAI के बारे में आपको ध्यान रखना है, और प्लस 1 जुलाई को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। देन उसके बाद दूसरा दिन और मनाया गया था नेशनल डॉक्टर्स डे। तो भारत के अंदर नेशनल डॉक्टर्स डे को सेलिब्रेट किया गया 1 जुलाई को। तो अगेन इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ताकि हमने हॉनर किया है कि इनको एक लेजेंडरी फिजिशियन है और सेकंड चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय जी, जिनको हम लोग BC रॉय बोलते हैं। तो इन्हीं के बेसिस पर यहाँ पर नेशनल डॉक्टर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बात तो इनका नाम ध्यान रखना है, प्लस 1 जुलाई को ये मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ना ये जो बिधान चंद्र रॉय जी हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, खासकर इंडियन फिजिशियन रह चुके हैं, एजुकेशनिस्ट रह चुके हैं, फ्रीडम फाइटर और पॉलिटिशियन रह चुके हैं। इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1882 में और डेथ हो गई थी इसी बिल्कुल सेम दिन पर, मतलब सॉरी इसी सेम तारीख पर डेथ हुई थी, लेकिन 1962 के अंदर ये डेथ हुई थी। लगभग 80 साल के पूरे हो चुके थे। उसके साथ इन्होंने पढ़ाई करी, अपनी मेडिसिन पढ़ी थी इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से। उसके बाद अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया इन्होंने कहाँ से, सेंट बार्थोलोम्यूज हॉस्पिटल लंदन से। उसके बाद 1911 के अंदर इन्होंने अपने आप कह सकते हो कि बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे एक तरीके से अचीव किया है। एक मेंबर बन चुके थे रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस के, साथ साथ एक फेलो मेंबर बन चुके थे रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन के, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर उन्होंने चीफ मिनिस्टर की तरह सर्व करा, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर बने 1948 के अंदर। फिर 1962 तक, जब तक इनकी डेथ हुई है तब तक ये चीफ मिनिस्टर ही रहे थे वहाँ के। साथ साथ इनको ये भी बोला जाता है मेकर ऑफ मॉडर्न वेस्ट बंगाल भी यहाँ पर इनको बोला जाता है, यानी कि जो ये वेस्ट बंगाल है उसको थोड़ा सा मॉडर्न किया है, मॉडर्नाइज किया, उसके मतलब उसके पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ था, तो इसी वजह से इनको ये बोला जाता है। इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था 1961 में, तो आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन उसके बाद डॉक्टर BC रॉय अवार्ड आज के टाइम पर दिया जाता है, यानी कि जो ये 2 बिधान चंद्र रॉय अवार्ड है इसको इंस्टीट्यूट किया गया था 1962 में। अब यहाँ पर ये जो अवार्ड है ये 1962 में इनकी डेथ हुई थी, तो उसी वजह से अवार्ड भी लाया गया, ताकि आप कह सकते हो कि ये जो अवार्ड्स हैं ये दिया जाए इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को। एक हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है जो कि यहाँ पे डॉक्टर्स के द्वारा अचीव किया जाता है भारत के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ये जो अवार्ड है ये अलग अलग कैटेगरीज़ के अंदर दिया जाता है, जैसे कि स्टेटमैनशिप ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर इन इंडिया, मेडिकल मैन, कम स्टेटमेंट्स, एमिनेंट मेडिकल पर्सन, एमिनेंट पर्सन इन फिलॉसफी। तो इन टाइप्स के पर्सन हैं जो मेडिकल के सेक्टर में काफ़ी बेहतरीन वर्क कर रहे हैं, उनको यहाँ पे अवार्ड्स दिए जाते हैं, ओके। ना उसके बाद आज का लास्ट आर्टिकल जहाँ पर बात करी गई है भुवन पोर्टल के बारे में। मैंने अभी आपको बताया था, जो हमने अभी एक आर्टिकल पढ़ा था कि जो वो ग्लेशियर है, ग्लेशियर लेक है, ठीक है, उसका आपको पूरा का पूरा एटलस जो है वो भुवन पोर्टल पर देखने को मिलेगा। तो ये जो भुवन पोर्टल है ये आपको ये देखने को मिलेगी। जो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड चेयरमैन है इसरो के, आप कह सकते हो कि डॉक्टर K Sivan यहाँ पर चेयरमैन देखने को मिलेंगे इसरो के। इन्होंने लॉन्च कर दिया है NHP भुवन पोर्टल को, भुवन पोर्टल ऑफ NRSC ये क्या है, यह है नेशनल रिमोटिंग सेंसिंग सेंटर। अब जो ये नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है, अब यहाँ पे क्या होता है, यानी कि जो ये वाटर बॉडीज़ हैं, खासकर वाटर्स वगैरह को मॉनिटर करने का काम करता है। साथ साथ जो ये NHP भुवन पोर्टल है, यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, और जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये किसके द्वारा लाई गई है, NRSC के द्वारा यहाँ पे लाई गई है। यहाँ पे क्या होगा, आपको रिपोर्ट्स वगैरह भी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलने वाली है। अब यहाँ पे बात करें तो ये NRSC क्या है, यह है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, और साथ ही साथ इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो ये लोग हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज़ करने वाले हैं, यानी कि वाटर की है, यानी कि जो वाटर की क्वालिटी है वो क्या है, इसके ऊपर सर्चिंग करी जाएगी, सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा, और सैटेलाइट की टेक्निक से यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ यही बोला गया है कि जो वाटर की क्वालिटीज़ हैं उनके ऊपर देखा जाएगा, उनके ऊपर स्टडीज़ वगैरह करी जाएंगी, ओके। नाउ इसके साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। आई होप आप लोगों को सभी आर्टिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, हमारे एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, आपको मालूम होगा। हमने ज़्यादा आर्टिकल डिस्कस किए कम समय में, जो कि बेहतरीन है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।